स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने जहांगीर, अकबर, हुमायूं और बाबर के शासनकाल के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है। अब इसके बाद आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसे हम कहानी की तरह समझेंगे, फिर इसके बाद इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा है और इसके बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहाँ की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। अब देख लेते हैं इसके क्रम के बारे में। तो सबसे पहले 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी और इसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं जो 1530 से 1540 ईस्वी तक शासन किया। फिर शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से खदेड़ देता है और सूरी वंश की स्थापना करता है और यह 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन करता है और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं। तो फिर मौका देखकर हुमायूं सूरी वंश के शासक को परास्त कर पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है और 1 वर्ष तक शासन करता है। फिर इसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर शासन करता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के बाद जहांगीर शासन करता है 1605 से 1627 ईस्वी तक। फिर इसके बाद शाहजहाँ जिसका शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक है, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। इसका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ ने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी था। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जू बानो बेगम से शाहजहाँ का विवाह हुआ था। हालांकि इसकी कई पत्नियां थीं, परंतु सबसे चर्चित पत्नी अर्जुबंद बानो बेगम थी जो मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध थी। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हो जाता है जो आसफ खां की पुत्री थी। और अर्जुबंद बानो बेगम को 14 बच्चे होते हैं, जिसमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 7 बच्चे जीवित बचते हैं, जिनमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 14वें बच्चे को जन्म देने में प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और इसी के मृत्यु के शोक में शाहजहाँ ताजमहल का निर्माण करवाता है। इसके देखते हैं पुत्र कौन थे। तो दारा शिकोह जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था। फिर उसके बाद औरंगजेब, मुराद बख्श और शाहजहाँ इसके 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। शाहजहाँ का प्रारंभिक जीवन एवं चुनौतियों के बारे में देखते हैं। बादशाह बनने से पहले शाहजहाँ एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में था और जहांगीर के कहने पर इसने कई लड़ाइयों का नेतृत्व किया और जीत भी हासिल करी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ विजय थी। मेवाड़ से युद्ध व संधि कब हुई थी? अकबर के कई प्रयासों के बाद भी यह मेवाड़ को जीतकर अपने अधिकार में नहीं कर सका। जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था और 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भेजा गया। अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और परवेज को परास्त कर दिया और फिर परवेज को वापस बुला लिया जाता है। बाद में 1614 ईस्वी में एक ऐसा समय आता है कि जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम, जिसे शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, को मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्लेआम मचाया, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। परिणाम स्वरूप अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और अब संधि कर लेनी चाहिए। अंततः अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम शाहजहाँ ने यह भी संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो 1615 ईस्वी में जो संधि हुई, इस संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी। वो कौन कौन थी? तो राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली और सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में था। और तीसरा था चित्तौड़ की मरम्मत करना व निषेध कर दिया गया। राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह भी शर्त रखी गई।
और अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह शर्त भी रखी गई। जैसे कि पहले अकबर के शासनकाल में जब अन्य राजपूतों की तरह जब उन्हें परास्त कर दिया जाता था तो उनसे वैवाहिक संबंध बना लिया जाता था। तो इस शर्त में राणा ने शर्त रखी कि अन्य राजपूतों की तरह उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शाहजहाँ ने जहांगीर के समय मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर दिया और इसके अलावा दक्षिण भारत के क्रम में उसने अहमदनगर को भी जीता था। इस प्रकार उसने राजा बनने से पहले भी अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तब शाहजहाँ दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं था। ऐसे में दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि शाहजहाँ के विकल्प में किसी और को राजा बनाया जाए। शाह आसफ खां को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि वह अपने दामाद को शासक बनते हुए देखना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत अपने दामाद अर्थात शाहजहाँ को सूचना भेजी कि वह जल्द ही आगरा वापस आ जाए। इस क्रम में पत्राचार के माध्यम से ही शाहजहाँ ने आसफ खां को एक सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनकी हत्या करवा दी जाए। शाहजहाँ को बादशाह बनने के लिए लगभग 4 से 5 माह का संघर्ष रहा था, लेकिन वह इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आसफ खां ने ही उसके काम को आसान कर दिया था। इस प्रकार 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ का राज्याभिषेक होता है। अब देखते हैं इसके प्रारंभिक विद्रोह के बारे में। तो इसका पहला विद्रोह था बुंदेल का विद्रोह जो 1628 से 35 तक चला। इसके समय में 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया। अंततः 1635 ईस्वी में इस विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद खान जहां लोधी द्वारा विद्रोह किया गया 1628 से 1631 में। दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था जो मुगलों के ही अधीन था। शाहजहाँ के समय वह विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चले जाता है और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस बात से दुखी होकर शाहजहाँ उसका पीछा करवाता है। कई युद्ध लड़े जाते हैं लेकिन अंततः इस विद्रोही को 1631 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके बाद पुर्तगालियों का दमन होता है 1632 ईस्वी में। पुर्तगाली जो भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे वे शाहजहाँ के समय उद्दंडता शुरू कर देते हैं। जैसे कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भगाना, खुद से ही कर वसूलना, कर को बचाना, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना, ज़बरदस्ती उन पर ईसाई धर्म थोपना, इस तरह के कार्य करने लगते थे। 1632 में शाहजहाँ ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया। कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों बंदी बना लिए गए। इसके बाद सिख संप्रदाय का विद्रोह गुरु हरगोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद सिखों और मुगलों के बीच के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहाँ के समय भी देखने को मिलता है। उस समय गुरु गोविंद सिखों के गुरु थे जो उस समय मुगलों की बात नहीं स्वीकार करते थे, जिसके कारण मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष होता है। तो इस प्रकार से यह संघर्ष लंबा चलता रहता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ पर शाहजहाँ को प्रारंभिक विद्रोह का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद शाहजहाँ शासक बनने के बाद सिर्फ इन संघर्षों और विद्रोहों में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को भी विस्तार देने का प्रयास किया, जिसमें उसने दक्षिण भारत और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर भी ध्यान दिया। इसके बाद वह दक्षिण अभियान करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अहमदनगर का अभियान था, जहाँ पर उसने 1629 ईस्वी में चढ़ाई की और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है और अहमदनगर को जीतकर पुनः अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसने शहजादे के रूप में भी अहमदनगर पर अभियान किया था। इसके अलावा इसने गोलकुंडा और बीजापुर पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन यहाँ वह संघर्ष ज़्यादा मजबूती से नहीं रख पाता है क्योंकि ये वह दौर था जब उसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है और वह बार बार लौटकर उत्तर भारत की ओर वापस आ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत में पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर पर तो नहीं हो पाती है, परंतु अहमदनगर पर पूर्ण विजय दर्ज की जाती है। अपने शासन के समय शाहजहाँ ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया हुआ था और इस दौरान औरंगजेब जो शाहजहाँ का पुत्र था और जो बाद में शासक बनता है उसे मूल रूप से दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद होता है कंधार अभियान। इसके कंधार अभियान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान क्षेत्र में था
और इस क्षेत्र में ईरान यानी फारस का अधिकार हो चुका था। जहांगीर के समय ही यह क्षेत्र ईरान व फारसियों के पास चला गया था और यह एक ऐसा सीमा प्रांत क्षेत्र था जहां से किसी के भी भारत में प्रवेश करने के रास्ते बनते थे। 1622 में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय ही जीत लिया गया था, परंतु जैसे ही शाहजहां शासक बनता है तब 1638 में ही वह कंधार को अपने अधीन कर लेता है और इस प्रकार शाहजहां की सीमा कंधार तक फैल जाती है। अब देख लेते हैं शाहजहां से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके समय में कई स्थापत्यों का निर्माण किया गया था, जैसे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया और ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा और ताजमहल को बनने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था और पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का उपयोग इसमें किया गया था। मयूर सिंहासन 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवान खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात में ढक दिया गया था, जिससे उसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थीं और शासक जमीन से ऊपर बैठते थे। मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट लिया तो वह अपने साथ कीमती सिंहासन भी ले गया। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहते थे। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। शाहजहां के समय जो संगीतज्ञ उसके दरबार में रहते थे वह लाल खां थे, जिसे शाहजहां ने गुल समंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवाया और इसको शुरू किसने किया था? बलबन ने। तो शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवाया था, जिसमें सिजदा का अर्थ होता है कि राजा को सर झुकाकर सलाम करना और पैबोस में भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना होता था। तो इसे शाहजहां ने बंद करवा दिया। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किया। तो इन करों को लागू करने के बाद कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। 1658 से 1659 में ये 2 वर्ष उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते हैं। तो इसके संबंध में यह कहा जाता है कि शाहजहां 1657 ईस्वी में बीमार पड़ जाता है और यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है और इस तरह से जितने भी उसके पुत्र थे वे राजा बनने के लिए लालायित हो जाते हैं और इसी क्रम में सभी पुत्रों के बीच जो युद्ध होता है उसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, जो 1658 से 1659 में होता है। 1658 में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इस समय सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। जैसे शाह शुजा बंगाल क्षेत्र में, मुराद बख्श गुजरात के क्षेत्र में सूबेदारी कर रहा था और दारा शिकोह सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति में था। और अभी हमने पढ़ा था कि औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र में था और दक्कन के क्षेत्र से औरंगजेब तुरंत आ जाता है और गद्दी को प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करता है। इसके बाद बहादुरपुर का युद्ध होता है 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध होता है जो 1658 में होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया था। शाह शुजा बंगाल से युद्ध करने आता है, लेकिन दारा शिकोह ने उसे बहादुरपुर के युद्ध में हराकर वापस बंगाल भगा दिया। इसके बाद धर्मट का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को। इस युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ गई और इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय हुई और उसे भागना पड़ा। इसके बाद सामोगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 ईस्वी में। धर्मट के युद्ध में पराजित होने के बाद भी दारा शिकोह ने हार नहीं मानी और फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई और दोनों की सेना आमने सामने हुई। इस युद्ध में भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया। इस बार भी दारा शिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को जीत प्राप्त हुई। इसी युद्ध के बाद ये तय हो जाता है
कि औरंगजेब ही अब मुगल वंश का अगला वास्तविक शासक बनेगा। अब इसके बाद देवराई का युद्ध होता है 14 मार्च 1658 ईस्वी को। फिर एक देवराई का युद्ध होता है और इसमें भी दारा सिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब को वास्तविक रूप से जीत प्राप्त होती है। अगस्त 1659 में दारा सिकोह की हत्या करवा दी जाती है। इस प्रकार औरंगजेब इन संघर्षों के युद्ध में से निकलकर सामने आता है और शासक बनता है। जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है वह अपने पिता शाहजहां को कैद करवाता है और 1658 से 1666 यह वह दौर था जब आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके रखा जाता है और वहां से वो खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा और 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की अंततः मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दारा सिकोह से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दारा सिकोह एक बहुत ही सहिष्णु अर्थात सहनशील शासक था। इसने हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से पढ़ा, इस्लाम ग्रंथों को पढ़ा और इसने कहा कि हिंदू एवं इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम हैं। इसने वेद, उपनिषद सबका अध्ययन किया था और काफ़ी झुकाव उसका हिंदुत्व की तरफ था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया और सिर-ए-अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। लेन पोल नामक इतिहासकार ने दारा सिकोह के सहिष्णु विचारों के कारण उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लेन पोल नामक इतिहासकार ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो सही उत्तर इसका होगा दारा सिकोह। दारा सिकोह खुद भी एक बड़ा विद्वान था। उसने भी कई ग्रंथों की रचना की थी, कई पुस्तकों का रूपांतरण किया था और अनुवाद करके कई अन्य भाषाओं में इनकी रचना करवाई थी। शाहजहां ने दारा सिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अब इससे संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो इसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। अब अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के माता का नाम क्या था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जगत गुसाई। शाहजहां के माता का नाम जगत गुसाई था। अगला प्रश्न है, अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुमताज़ महल, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। उत्तर होगा ऑप्शन सी, कवींद्राचार्य। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने गुल समंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल खां को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा मयूर सिंहासन में विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने लगवाया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मयूर सिंहासन। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लेन पोल ने किसे लघु अकबर की उपाधि से सम्मानित किया। तो इसे हमने बताया था कि यह इम्पोर्टेंट है। तो लेन पोल ने दारा सिकोह को लघु अकबर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।